तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तराखंड में बढ़ती हुई आपदाओं पर जिम्मेदारी किसकी है। आपदाओं को कम नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रकृति की तरफ से कहीं बादल फटना हो उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा वक्त में सरकार की, तो सरकार का ये कहना है कि हमने रिस्पांस टाइम कम किया है और त्वरित लोगों को सहायता मिल सके, रेस्क्यू जल्द से जल्द होते हैं, इस पर सरकार ने फोकस किया है। लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं कई तरीके के विकास कार्यों को लेकर कि इसमें कई चीज़ों के मानकों की अनदेखी हो रही है। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ भाजपा से राजेश बिष्ट जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रमोद कपरवाण शास्त्री जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ पर्यावरणविद जेपी मैठाणी जी भी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मैठाणी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बिष्ट जी आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं हमारे प्रदेश ने शुरुआत से ही झेलते हुए आया है, आज भी प्राकृतिक आपदाएं लगातार हो रही हैं। आप लोगों का किस तरीके का इस पर काम है कि इन चीज़ों को कम किया जाए या रिस्पांस टाइम कम से कम हो, लोगों को सहायता मिल सके? और रवि जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति का जो ये कहर जी। 2013 के बाद ये 2024 में जो हमारे प्रदेश के अंदर बरपा है, ये वाक़ई बहुत पीड़ा का विषय है कि हमारे लोगों को लगातार कुछ-कुछ अंतराल में ऐसी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हम्म। और ये प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जब बीच-बीच में इतनी बड़ी अतिवृष्टि हो रही है और प्रदेश सरकार उस व्यवस्था को ठीक करने में लगती है, तो एकाएक जब वो व्यवस्था ठीक होती है, तो अगले कुछ दिनों में फिर अलर्ट हो जाता है कि बरसात बहुत तेज होने वाली है, तो जो काम चल रहा होता है, उसमें बहुत बाधा आती है। हम्म। बावजूद इसके प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी लगातार इस व्यवस्था में लगे हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए, अगर कहीं पे भूस्खलन की ज्यादा घटनाएं, उनके पुनर्वास के लिए क्या बेहतर व्यवस्था, क्या विकल्प हम दे सकते हैं, इसके लिए दिन रात वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, 13 जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ, एसडीआरएफ की टीम के साथ, एनडीआरएफ की टीम के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ, या हम्म। तमाम जो संसाधन हमारे प्रदेश के लोगों को सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं, उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम्म। मैं आपको बता देता हूं, आज ही पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई है, उस बैठक के जो कुछ नतीजे निकल कर आए, हम्म। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि जी जी। आपकी चिंता प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सर्वोपरि है। हम्म। इसी वजह से बीच में वो अपना जो जम्मू कश्मीर का दौरा था, सिर्फ 2 दिन में पूरा करके वो वापस आप सबके बीच में आपकी सेवा में आए हैं। और 2021 के जो आपदा नीति थी, उस नीति में बदलाव करके जिलाधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं, 13 के 13 जिले के जिलाधिकारियों से, और उनको कहा गया है कि जो ये हम राहत की राशि अपने लोगों को देते थे, ऐसी स्थिति में उसको दुगनी करने का प्रस्ताव रखा गया है। जी। इसके साथ ही पुनर्वास, आवास, रोजगार आदि के लिए जिला आपदा केंद्र से ज्यादा हम अपने लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए बात हो रही है। हम्म। इसके बाद विस्थापन में जो पहले 10,000 दिया जाता था, उस राशि को बढ़ा के 15,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। हम्म। और आपको बता दूं, केंद्र से 1400 करोड़ का स्पेशल पैकेज हमारे इस उत्तराखंड के लिए मांगा गया है, जो स्वीकृत हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, बार बार डिबेट्स जब होती है आपदा में, तो केदार घाटी की बात आती है, बाबा केदारनाथ की बात आती है। हम्म। वहां के व्यापारियों को हुए नुकसान के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 9.8 करोड़ का पैकेज आज ही स्वीकृत कर दिया है। जी। तो इसलिए यह बात समझनी होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश सरकार को, प्रदेश प्रशासन को अपने लोगों की चिंता है, परवाह है, और जहां पर उन्हें परेशानी आएगी, उसमें सबसे पहले प्रदेश सरकार खड़ी दिखेगी, जिम्मेदारी से काम करेगी। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों को ठीक। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप आश्वस्त रहिए, प्रदेश सरकार को आपकी चिंता, आपकी हर जरूरत की चीज आपके दरवाजे तक पहुंचेगी और जल्द पहुंचेगी। ठीक है। प्रमोद कपरवाण शास्त्री जी, सरकार जो काम कर रही है, भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा निर्णय ज़रूर लिया, एक जो नीति में संशोधन किया जा रहा है कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए, समय की मांग भी है। और इसी के साथ साथ जो तमाम जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक हुई हैं, हमने इस पूरी आपदा में देखा है, मुख्यमंत्री को ग्राउंड जीरो पर भी देखा है। आप लोग कहाँ देख रहे हैं सरकार की तैयारियों को? निश्चित रूप में रवि जी, इस बार जिस तरह से गर्मियों में आग जली बहुत ज़्यादा हुई, उससे जो है जो पहाड़ हैं, पर्वत जो हमारे पहाड़ हैं, वो जर्जर की अवस्था में हैं।
और लगातार जिस तरह से सड़कों में भूस्खलन, गाँव में पूरा गांव जो है तबाह हो रहा है, ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अभी आपने देखा कि कल ही जो है 2 दिन बड़ी बारिश थी और बारिश के कारण हजारों हजार लोग हमारे जो है तीर्थ स्थलों में फंसे रहे और तीर्थ स्थलों में फंसे रहे। वो तो मैं समझता हूँ कि तीर्थ स्थलों के जो व्यापारी हैं, तीर्थ स्थलों के जो लोग हैं, जिन्होंने उनको अपने घरों में रखने का काम किया, उनको भोजन की व्यवस्था से लेके रहने की व्यवस्था तक करने का काम किया, तो निश्चित रूप में उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के लोग देवत्व स्वरूप उनका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो है प्रदेश के अंदर हर साल ही आपदा आती है, तो ये जो बैठकें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये जो तमाम जितनी तैयारियां जो है भूस्खलन और जब नुकसान होने के बाद जो सरकार कर रही है, इसको सरकार यदि पहले से कर करके रखती तो ज़्यादा अच्छा होता। और रही बात इस समय जो ये 2 दिन का जो भूस्खलन ये हुआ, तो निश्चित रूप में पूरे प्रदेश के अंदर जो है त्राहिमाम है, पूरे प्रदेश की रोडें बिल्कुल जो है वो टूटी पड़ी हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैं कल देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी तो आज शायद देहरादून में हैं, उत्तराखंड में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अधिकतर जो समय उनका चुनाव के समय रहता है, तो वो तो मैं समझता हूं कि वो चुनाव के प्रचार में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उत्तराखंड के लोगों ने भारी भरकम सरकार बनाई अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, लेकिन जिस तरह से आपदा के समय पर भी मुख्यमंत्री जी का जो है भाई पर्वतीय राज्य है और बारिश कब हो जाए और कब बारिश हो करके सड़कें बंद हो जाए, कहाँ भूस्खलन हो जाए और कब जो है मानव त्रासदी इस प्रदेश के अंदर आ जाए, ये इसका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि सरकार संवेदनशील सरकार हो और सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो आपदा के बाद त्वरित राहत लोगों को दिया जा सकता है। आपने देखा ये जो सरकार है ये ठीक है, भाषणों के लिए तो बहुत अच्छा है, बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप जोशीमठ का देख लीजिए, सालों साल हो गए लेकिन जोशीमठ के लोगों का विस्थापन आज तक हो नहीं पाया और लगातार जो लोग जो है जोशीमठ में उन जो क्षतिग्रस्त मकानों गांव में जो हैं वो उनको आप समझते हैं कि उनको रात की नींदें उनको आती नहीं होंगी। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप में आपदा का समय है और सरकार को काम करना ही चाहिए। ठीक है, दीपक रावत जी, सरकार की तैयारियां कहाँ पाते हैं आप आपदा में? देखिए, हम लगातार विपक्ष इनको ध्यान दिलाता रहा है, चाहे वनाग्नि शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले हमने ध्यान दिलाया था, क्योंकि उससे पहले यात्रा स्टार्ट होने वाली थी, यात्रा स्टार्ट हो चुकी थी। हमने तब भी कहा था कि यात्रा स्टार्ट होने वाली है और वनाग्नि में अब तक सरकार के पर्याप्त जो कदम है उन पर जो विपक्ष था वो असंतुष्ट था। लेकिन तब भी सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने आप ही के चैनल में मैंने कहा था कि 2016-17 में सबसे ज़्यादा वनाग्नि में हमने लोगों को खोया है। और आप ताजुब मानेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2016-17 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा हमने लोगों को खोया है वनाग्नि में। इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि विपक्ष के जो सवाल होते हैं, विपक्ष की जो चिंताएं होती हैं, उसे सिर्फ ये कह के नकार देना कि विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है, विपक्ष का काम सिर्फ प्रश्न करना है, ये बोलकर ही किनारे कर लेना इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अब आप देखिए, यात्रा शुरू हुई, यात्रा में हमने प्रश्न करा, यात्रा के शुरू में उसके बारे में जो सत्ता पक्ष है वह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि यात्रा का जो उन्होंने प्रबंधन करा वो उनका फेल हो गया। अब जहां हम देहरादून में बैठे हुए हैं, यहाँ आप बात ड्रेनेज की समस्या आई, आप ही के चैनल में ड्रेनेज का आपने बहुत बड़ा टॉप विषय उठाया। उस विषय में सरकार के जितने भी प्रवक्ता आए या नेतागण आए, उन्होंने कहा ड्रेनेज सिस्टम हमारा सबसे बढ़िया है। आज आप देख ही लीजिए, यहाँ की सड़कें जो है वो तालाब बन चुकी हैं, नदियाँ बनने के आतुर हो रखी हैं, पानी लगातार बहता जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम इनका पूरा फेल हो चुका है। अब यही विषय इसमें आ रहा है कि आप देखिए, प्राकृतिक आपदा है और हम जिस तरीके से सरकार जो है अनियोजित तरीके से विकास के नाम पर निर्माण कर रही है, उसका जो भुगतान है वो यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब अगर इनसे प्रश्न किया जाए तो इनका कहना है कि क्या विकास ना किया जाए? अरे विकास विनाश के नाम पे मत करिए, आप विकास करिए, विकास करने के लिए ही जनता ने आपको चुना है, लेकिन विनाश के नाम पे नहीं। जिस तरीके से अनियोजित तरीके से आप लोग आज तक इन्होंने जो डेंजर जोन है,
आपको पता है कितना डेंजर जोन है, कहाँ कहाँ स्थिति खराब है, आप उसमें बताइए ना, भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ उनके साथ चर्चा करिए, उनके साथ नीतियां बनाइए। लेकिन अभी तक सरकार ने, पिछले 10 साल से सरकार है, निश्चित रूप से आज तक इन्होंने इसमें कोई काम नहीं किया हुआ है। अब क्या है, जब कोई घटना घट जा रही है उसके बाद ये जो कार्रवाई करते हैं उसी में अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। अब कोई भी सरकार हो, आज अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसका कर्तव्य है, कल किसी और के, इससे पहले जब आपदा आई थी तो जो सरकारें रही हैं, जब आपदा आई है उन्होंने कार्य किया है, लेकिन अपने उस आपदा के बाद कार्य को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना और ये कहना कि हम जो है, हमसे बढ़िया काम किसी और ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं करा, ये इनकी मंशा दिखाता है कि इनको लगता है कि हमारे अलावा और किसी ने अच्छा काम किया नहीं। आप आज तक, हम लगातार बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अभी दौरे से आए हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे से आए हैं, हम कह रहे हैं कि आप आपदा प्रबंधन, लगातार विपक्ष कहता आया है, आपदा प्रबंधन किसी और मंत्री के सुपुर्द कर दीजिए, आपदा मंत्री अलग से कर दीजिए, क्योंकि यह आपदाओं का प्रदेश है। शायद ही कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हो, कुछ ही आपदाएं हैं जो यहां नहीं आती, बाकी सारी आपदाएं आती हैं, तो क्यों ना इसको एक अलग से मंत्रालय बना दिया जाता है, क्यों मुख्यमंत्री जी ने इसके पास अपने पास रखा हुआ है। और उसका कारण क्या है कि जहां देखिए आपदा आती है, मुख्यमंत्री जी या तो होते हैं या नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ कोई कैबिनेट का कोई मिनिस्टर तक नहीं दिखता, मंत्री तक नहीं दिखता। तो ऐसी स्थिति इस जो सबसे डरावनी और भयावह है इस प्रदेश के लिए कि आप आपदा प्रबंधन के नाम पर जो आपने अपना वो जो डिपार्टमेंट रखा हुआ है, उस विभाग को आप एक अलग से दे दीजिए ना, किसी मंत्री को उसकी जानकारी दे दीजिए, दायित्व दे दीजिए। क्यों आपने अपने पास रखा हुआ है? उसका नुकसान तो यहाँ की जनता को हो रहा है ना। ठीक है, इन सवालों का जवाब मैं ले लूंगा। अभी पर्यावरणविद हमारे साथ जेपी मैठाणी जी फोन लाइन पर हैं। मैठाणी जी, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बड़ा नुकसान हुआ आया है, पहले भी और अभी भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन एक जिक्र आता है कि आपदायी घटनाएं बढ़ रही हैं प्रदेश में। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? इसे नमस्कार जोरी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया और एचएनएन समय समय पर इन मुद्दों को उठाते रहता है। हालांकि अन्य चैनलों में ये चर्चा बहुत कम दिखाई देती है या सकारात्मक कम होती है। हमारा ये कहना है कि सेंट्रल हिमालय में हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो सबसे अधिक भूकंप वाली पॉसिबिलिटी वाली जो लाइन है, उसके नजदीक हमारा प्रदेश है और ज्यादातर एरिया उसी में आता है। आज की रिपोर्ट में भी बात की गया कि 324 सड़कें बंद है, 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग, 5 अन्य जिला मार्ग, 106 ग्रामीण सड़कें, 140 पीएमजीएसवाई की सड़कें भी बाधित है जी। अब इसमें पहले मैं पीएमजीएसवाई की सड़कों को लूंगा। पीएमजीएसवाई की सड़कें जहां भी बन रही हैं, उनका जो मानक है, उस मानक पर अधिकतर सड़कों को हम अध्ययन के आधार पे कह रहे हैं, बिना उसके नहीं कह रहे, उन सड़कों को मानकों के आधार पर नहीं बनाया गया जी। उसमें सिर्फ ये है कि जो कटान होता है वो सीधा वर्टिकल होता है, अनसाइंटिफिक हो रहा है। सिविल इंजीनियर जेई पहाड़ में रहते नहीं, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब वो देहरादून के आसपास रहते हैं। जब सड़क का निर्माण होता है तो ज्यादातर जेसीबी चालक की कार्य कुशलता और ठेकेदार के विवेक से होता है। उसमें कौन से पुस्ते बनने, कौन से चेक डैम बनने, कहाँ पे कलवट बनना है, सड़कों का मानक क्या होगा, सीमेंट का मसाला क्या होगा। हमने तो देखा सेंजी बेमरू मार्ग पीपल कोटी घिंगरान से कल्पनाथ तक के लिए बन रहा है, उसमें पिलर्स के अंदर मिट्टी भरी थी, उसकी शिकायत की गई। पीएमजीएसवाई पोखरी में उसका ऑफिस था। बात सरकारों की नहीं है, वही मंत्री तो आपके पहले विधायक भाजपा में थे, वही कांग्रेस में आए। बात सरकारों की नियत की है, ईमानदारी से धरातल पे काम करने की बात है। अब जो ऑल वेदर रोड है, उस ऑल वेदर रोड में भी आप देखिए जितने भी ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार, वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या गुजरात के हैं और उसमें पिटी कॉन्ट्रैक्टर है हमारे उत्तराखंड के कुछ लोग गिने चुने, जिनमें भी वर्चस्व ज्यादातर चितारगंज, हल्द्वानी, हरिद्वार उसका है, मतलब मैदानी देहरादून के लोगों का। क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करने की, इतना वो करने की पहाड़ी है उत्तराखंडी आदमी में इतनी इकोनॉमिक वो नहीं है, क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं। और गैर ईमानदार लोगों को हमारी सड़कों का, ऑल वेदर रोड बनाने का, पुल बनाने का
और इन चीजों का काम दिया गया। इनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। दशहरी के जंगल से, जानवरों के जंगल जाने के रास्ते से, वाइल्ड लाइफ के रास्ते से, कहाँ से कस्तूरा मिर्ग या अन्य अन्य जानवर पानी पीने नदी को आते हैं, वहाँ वर्टिकल बड़े बड़े पुस्ते बना दिए, वहां से उनके आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। अनसाइंटिफिक जियोलॉजिकल स्टडी के बिना, बिना जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के बिना आप सड़कें बना रहे हैं। कोई भी स्थानीय जियोलॉजिस्ट, इतने हमारे पीजी कॉलेजेस हैं, इतने हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है, हमारे पास आईआईटी रुड़की है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, ये सारे तमाम इंस्टीट्यूट के बीच में कोई तालमेल नहीं है। उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर है, यूकॉस्ट है, इन सब से अलग प्रदेश में करीबन करीबन नहीं भी तो बहुत कम माने तो 3700 के आसपास सक्रिय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, इनके बीच कोई तालमेल नहीं है। आपदाएं आएंगी, क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में सारी दुनिया में मौसम प्रभावित हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड रेन्स हैं और पश्चिमी विक्षोभ है, जियो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, इन सब को हमने और बढ़ा दिया है पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करके। ब्लास्टिंग का उपयोग हो गया, टनल्स हो गया, डैम्स हो गया। जोशीमठ जो त्रासदी झेल रहा है, जोशीमठ पूरी की पूरी त्रासदी झेल रहा है, क्योंकि जोशीमठ में 10 नंबर टावर और गोरसों से जो सॉलिफिक्सन जोन जिसे बोलते हैं, पूरा जोशीमठ शहर एक पुराने लगभग 1000-1500 साल पुराने मलबे पे बसा हुआ है, लैंडस्लाइड पे बसा हुआ है। इसीलिए वहाँ के टॉयलेट पिट नहीं भरते, क्योंकि वो क्रैक से नीचे निकल जाते हैं। वहाँ पे जहाँ 2 मंजिला मकान बनने थे, वहाँ 8-8 मंजिल के होटल बने और होटल के ऊपर 80,000 लीटर का पानी का टैंक। वो किसके थे? वो सब पॉलिटिकल लोग थे। उनको परमिशन किसने दी? एग्जीक्यूटिव अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष ने दी। वो पोस्ट किसकी होती है? पॉलिटिकल होती है। जब तक साइंटिफिक इनपुट्स हम नहीं डालेंगे, सड़क बन रही है, साथ ही साथ चेक डैम बनाए, साथ ही साथ उस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए घास लगाए जाएं, जो लैंडस्लाइड को रोकती है, सड़कों के किनारे प्लांटेशन हो, अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बने और वर्टिकल रोड कटिंग की बजाय स्थानीय लोगों को, पर्यावरणविदों को या जियोलॉजिस्ट को या विद्वान लोगों को उसमें शामिल कर प्रदेश में निर्माण कार्य होंगे तो बेहतर होंगे। और आप देखेंगे जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बनती है पीएमजीएसवाई की सड़कें, क्योंकि नेशनल हाईवे पे ही गांव के लोग आते हैं। अब 500 से अधिक जनसंख्या के गांवों को सड़क से जोड़ना है, तो पीएमजीएसवाई की सड़कों का मलबा जो सारा बह के आता है वो नेशनल हाईवे पे आता है। और नेशनल हाईवे सबसे अधिक लैंडस्लाइड से इसीलिए प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ऊपर जो घटिया निर्माण कार्य पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी ये करते हैं, राज्य की मशीनरी, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लोग हमेशा ऑल वेदर रोड को दोषी मानते हैं। अगर ऑल वेदर रोड को आइसोलेटेड एरिया में बनाया जाता और उस पर आसपास का कोई लैंडस्लाइड आके नहीं गिरता तो शायद सड़कें अच्छी बनती, लेकिन फिर भी ऑल वेदर रोड की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उसमें घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। ठेकेदार कम से कम समय में ज्यादा लंबी सड़क बनाकर अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उसका हिस्सा तो बड़े ठेकेदारों को चले जाएगा। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को ये बात पता है, वो अच्छी तरह ये बात जानते हैं। और एक अभी बात कही थी 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। ये 1400 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जी रहा है, क्योंकि 1 किलोमीटर एनएच की सड़क बनने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लगता है। केदारनाथ के लोगों को 9.8 करोड़ का पैकेज दिया गया, क्या हो जाएगा उससे? मतलब आपको क्यों देना पड़ रहा है ये पैकेज? जब आप अच्छी ईमानदारी से बढ़िया काम करेंगे तो ये सारे मुआवजे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है मैठाणी जी, आपने बहुत ठीक है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और मैं एक बार फिर से राज्य जी आप पर जाता हूँ। पॉलिटिकल भी कुछ सवाल थे, लेकिन उससे पहले ये है कि यहाँ पर कहा गया कि जो साइंटिफिक तरीके से है उस निर्माण कार्य को हमें करना होगा। शायद ये एक बड़ी वजह है कि आपदाएं ज्यादा आ रही हैं। देखिए रवि भाई, हम लोग 9 पर्वतीय राज्य, चाहे हम अपने नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर लें और उत्तराखंड की बात कर लें,
प्रकृति का जब कहर होता है तो उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, चाहे साइंटिफिक आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए या नॉन साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि सरकार को इतनी भी अकल बुद्धि नहीं है कि अगर कहीं पे आम जन के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे पाइपलाइन के रूप में, बिजली के कनेक्शंस के रूप में, रोड के रूप में और किसी भी व्यवस्था के रूप में, क्या वो वहां पे किसी भी तरह की सुनियोजित योजना नहीं रखती होगी? ये ठीक है, आपके अपने व्यूज हैं, हम रिगार्ड करते हैं उस व्यूज का। आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें करनी है, तो मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि प्रदेश में बहुत समझदार बुद्धिजीवी लोग जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, जो प्रदेश को चलाते हैं, वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऐसे नहीं बने हैं, वो सारी चीजों की समझ रखते हैं। और सरकार कोई भी हो प्रदेश के अंदर कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बनाई हुई सड़क पे किसी तरह की कोई परेशानी या अव्यवस्था है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन जगहों पे अभी चंपावत के आपने इतने विजुअल्स दिखाए, उसमें अगर मैं मैक्सिमम विजुअल्स देखूं तो मैं ये देख पा रहा हूं उसमें, क्योंकि मैं खुद चंपावत में, लोहा घाट में, आज मैं जितने आपदाग्रस्त इलाके थे, करीब 15 गांव में घूमकर आया हूं, उन घरों में, उन जगहों में, उन खेतों में आज तक दरार नहीं आई थी। ना उनके 10-10, 20-20 किलोमीटर तक सड़क है, ना कभी उन्होंने वहां भवन का निर्माण किया है। इसमें किसका दोष हम मानते हैं? तो इसलिए प्रकृति को हम डिस्क्राइब करें अपने अपने तरीके से, वो अलग हो सकती है, लेकिन ऐसी आपदा में जहां हर जनमानस की सुरक्षा के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, उसको मदद देने के लिए हम लोग ये ओछी और निचले स्तर की अगर राजनीति नहीं करेंगे और एक मानवता के नाते अगर हम सारे दल मिलकर सरकार का साथ देंगे और वहां चल के लोगों की जहां जहां जरूरतें हैं अगर वहां पे खड़े मिलेंगे, तो मुझे लगता है फिर इस डिबेट का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रहेगा। संदेश एक जाएगा कि ऐसे मामलों में इस प्रदेश का हर एक नागरिक उत्तराखंड के हर एक परिवार के साथ खड़ा है। ये पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए। सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, आगे को किसी और की भी हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है दोषारोपण करके हम अपनी बात को कह के चुप हो जाए। पिछले अच्छा, दो सवाल और थे। एक सवाल, कांग्रेस ने यह कहा कि मुख्यमंत्री धामी ज्यादातर प्रचार में व्यस्त रहते हैं। भाजपा इस पर कहते हैं कि उनका कद बड़ा है भाई, इस वजह से उनको प्रचार की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरा सवाल यह था कि जोशीमठ का आज तक विस्थापन पर सरकार ने कोई ठोस प्लान नहीं बनाया। देखिए रवि भाई, सबसे पहले प्रचार की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं उनका जो दौरा था वो 1 हफ्ते का दौरा था, लेकिन उस दौरे को बीच में 2 दिन के वो छोड़कर आए हैं। और जिस समय वो प्रदेश से जम्मू कश्मीर गए थे उस समय यहाँ पे आपदा का कोई अलर्ट नहीं था, एक बात। दूसरी बात आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, उस पे ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का जाना बहुत जरूरी था जिन्होंने उत्तराखंड को इस देश के अंदर सबसे बड़ा कानून यूसीसी लाने का काम दिया। जब ये विपक्षी ताकतें मिलकर अलगाववादियों का साथ दे रही हैं, आतंकवादियों का साथ दे रही हैं और उन राजनीतिक पार्टियों का साथ दे रही हैं जो झंडा बदलने की बात, जो इस प्रदेश को कहीं ना कहीं अलगाववादी आतंकवादियों को छुड़वाने की बात करते हैं, 370 जैसी धारा को खत्म करने की बात करते हैं, लोगों को झूठ बरगलाते हैं, घाटी में अशांति फैलाने की बात करते हैं, वहां हमारे जो कश्मीरी पंडित थे जो उनके साथ नरसंहार हुआ, अगर उसके पक्ष में हिंदुत्व, सनातन और भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो इसमें इन लोगों को किस बात की समस्या है? ठीक है, क्या ये जम्मू कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग नहीं मांगते? दूसरी बात आपने कही कि जोशीमठ वाली बात, मैं आपको बता दूं जोशीमठ के लिए सरकार बहुत गंभीर है। जब आपके पास एक परेशानी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी परेशानी लगातार 4 महीने में आएगी और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे और आपने समूचे प्रदेश को देखना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप जोशीमठ पे काम नहीं कर सकते। जोशीमठ पे भी जो वहां के समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनसे उस बारे में ठीक ठाक बात चल रही है और मैं ये समझता हूं जोशीमठ के विस्थापन के लिए सरकार गंभीरता के साथ साथ व्यवस्था देने की तैयारी में है। लेकिन जो सामने अभी हमारे सामने ये जो इतनी गंभीर परेशानियां आ रही है, जो ऐसी जटिल आपदा आ रही है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं, वहां पे भी सरकार का होना बहुत जरूरी है। तो तंत्र तो हमारे पास एक ही है, लेकिन वो मल्टीपल जगहों पे डिवाइडेड है। ठीक है, प्रमोद जी संतुष्ट है आप ही के सवाल थे। नहीं, निश्चित रूप में देखो रवि जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो हम उत्तराखंड की बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर की बात मैं बिरजी ने कहा कि मुख्यमंत्री जो है लोकप्रिय हैं, 10 साल में वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मेरा कहना, मैं जम्मू कश्मीर का विरोध मेरा नहीं है, मेरा कहना यह है कि उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है,
और उत्तराखंड में आपदा बोल करके वैसे तो किसी भी प्रदेश में नहीं आती, लेकिन उत्तराखंड चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है, अंधाधुंध मशीनों से जो है उत्तराखंड के पहाड़ों को जो है खोखला कर दिया गया है। उत्तराखंड में बद्री हैं, उत्तराखंड में केदार हैं, उत्तराखंड में जो है गंगा है, उत्तराखंड में जमुना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ उत्तराखंड में हैं। मेरा कहना यह है, मैं हमारा विरोध जम्मू कश्मीर से नहीं है कि देश में उत्तराखंड ये अलग राज्य नहीं है, और ऐसा नहीं है कि धामी सरकार कोई बहुत लोकप्रिय सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धामी सरकार तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में सबसे मैं समझता हूं कि अगर सरकारों का आकलन किया जाए तो सबसे निठल्ली सरकार अगर कोई है तो वो धामी सरकार है, जो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। चाहे आपने देखा होगा चार धाम यात्रा के टाइम पे जिस तरह से जो है अव्यवस्थाएं पूरे प्रदेश के अंदर हुई, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। जिस समय जो है इस प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में आग अग्निजनित रहा, आपने देखा वन विभाग के लोग जल गए उस समय जो है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो सरकार है, ये सरकार धामी सरकार का पूरा ध्यान जो है प्रचार तंत्र की ओर है। और मेरा कहना यह है, मैं जम्मू कश्मीर का मेरा विरोध नहीं है, निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर में जो है 10 वर्ष के बाद में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं। आप उनको भेज सकते हैं, चूंकि धामी जो है इस प्रदेश के लिए संवेदनशील नहीं है। धामी सरकार जो है इस प्रदेश को, क्योंकि वो जो है अपने संघर्षों से जीत करके आए नहीं हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर अक्सर अधिकतर लोग जीते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि फिर जो है प्रधानमंत्री को बुलाएंगे, फिर हम जीत का हमारा हो जाएगा। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल उत्तराखंड के जनजीवन का है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से जो है अब जो बीत गया उसको हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन आगे को हम इसको ठीक कर सकते हैं कि उत्तराखंड का विकास किस तरह से किया जाए। उत्तराखंड में मुझे लगता है कि अगर हम मशीनों का प्रयोग पहाड़ों में न करें और अंधाधुंध विकास के बजाय तो उत्तराखंड बचा रहेगा, उत्तराखंड जीवित रहेगा। हम सब लोग जो है उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड की भावनाओं से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपसे शॉर्ट में जवाब ले रहा हूँ, फिर दीपक जी पे जा रहा हूँ। निठल्लेपन का आपको विस्तार कर देता हूं। निठल्लेपन का विस्तार यह है कि 2013 में उत्तराखंड के अंदर आपदा आती है, कई लाख लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाती है, कई लाख लोग इस देश के गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक का और केंद्र सरकार का पैसा आता है तो इस स्कूटर में कार का, बस का उस टैंक के हिसाब से उस गाड़ी के नंबर से घोटाला करते हैं। जब NH 74 बनता है तो कई वर्षों तक वो बन नहीं पाता, उसमें इनके माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों का घोटाला करते हैं। जब ये अपने कार्यकाल की बात करते तो नारायण दत्त तिवारी जी के अलावा ये बाकी सभी मुख्यमंत्रियों को निठल्ला और निकम्मा मानते हैं। उसके बावजूद जब 2016 की छात्रवृत्ति का घोटाला होता है तो ये आज तक नहीं बताते कि घोटाला होता कैसा है। उसके अलावा एक घोटाला आपको बता देता हूं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जिनको ये सबसे लोकप्रिय नेता इस कांग्रेस पार्टी का मानते हैं, जब वो 500 करोड़ में इनके विधायकों को खरीद रहे होते हैं और सीबीआई की जब जांच के बाद उनके ऊपर FIR होती है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित नहीं करते। इनके वर्तमान एक विधायक मदन बिस्जी दौरा 8 में एक कॉलेज के अंदर जाते हैं, वहां के जो प्रिंसिपल है, डीन है, उनको मारने की धमकी देते हैं, दरवाजे खींचते हैं, बच्चों को घसीटने की बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं करते। ये किस तरह के निठल्लेपन की बात कर रहे हैं? इनका निठल्लापन तो ये दिख रहा है कि 17 से 18 सीटों के बाद इनको न प्रदेश के अंदर कोई चुन रहा है और न 100 का आंकड़ा है देश के अंदर चुन पा रहे हैं। तो निठल्लेपन वाली शब्दावली को थोड़ा मर्यादित बोलिए। आप लोगों की कार्यशैली पूरे देश ने देखी है, पूरे प्रदेश ने देखी है। 2 कार्यकाल से लगातार आप विपक्ष में बैठे और अगले कई कार्यकालों तक आप लोग विपक्ष में बैठेंगे और संख्या आधी से आधी हो जाएगी आप लोगों की। तो इसलिए अगर आप लोग जैसे केदार घाटी की आपने कल यात्रा की थी, आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वहां से नीचे आते, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आप दौरा करते, लोगों से मिलते। आपके पास क्षेत्रीय विधायक थे, लेकिन आप लोग देहरादून के अपने निवासों में आ गए, दिल्ली में जाके 5 स्टार होटलों में बैठे हो। कहां दिख रहा है आपका एक भी कार्यकर्ता ऐसी आपदा के समय में? सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा काम आप लोगों को आता है? आप लोगों ने सोचना चाहिए कि मानवता के नाते भी आप लोगों को खड़ा होना चाहिए वहां पर। ठीक है जी। दीपक रावत जी, अभी एक बात आई थी जब हम जेपी मैठानी जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक तरीके से भी अभी काम करने की आवश्यकता है। दीपक रावत जी। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो जेपी मैठानी जी की बात को नकार दिया, विपक्ष की बात को तो नकार रहे हैं, जेपी मैठानी जी की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी जो सचिव में बैठे हुए हैं, सचिवालय में बैठे हुए हैं, सारे बुद्धिजीवी वर्ग है, उनके पास दिमाग है, वो तो नकार चुके हैं जेपी मैठानी जी की बात को।
तो आप बता क्या बोलना है, तो आप कौन सी स्वीकृति कर रहे हो? आप देखिए ना, आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास क्यों रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपदा प्रदेश है, लगातार आपदा भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उससे पहले आपदा नहीं आई थी क्या? आपदा लगातार आ रही है, तो क्यों नहीं ये किसी और, जब मंत्री पद आपके पास 12 मंत्री बनने हैं, 8 बनाए हैं, किसी एक मंत्री को बना दीजिए, आप उसको दे दीजिए दायित्व। पूरा उसका काम ही ये रहेगा कि पूरे प्रदेश में कोई भी आपदा आती है, किसी भी सीजन में आती हो या किसी भी रूप में आती हो, वो उसका संचालन करेगा, पूरा उसका संगठन अपना ध्यान आकर्षित करेगा, पूरा ध्यान उसमें लगाएगा। लेकिन क्या कारण है? कहीं ना कहीं कारण इस बात का है कि ये आपदा प्रबंधन का जो कुचक्र है, आपदा प्रबंधन में जिस तरीके से घोटाले होते हैं, आपदा प्रबंधन का पैसा जिस तरीके से साइड लगाया जाता है, उस तरीके से यही कारण है। वरना अगर आपको लगे कि लगातार, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर लगातार प्रश्न मुख्यमंत्री के कार्यशैली पर उठ रहा है, लगातार उनके विभाग के ऊपर उठ रहा है, तो वो किसी और को क्यों नहीं दे देते हैं? ये समझ में क्यों नहीं आ रहा उनके? इतनी छोटी सी बात है कि भाई आप किसी और को दे दीजिए, आप इस प्रदेश के और दूसरे कार्य कर लीजिए और दूसरे कार्य में अपना ध्यान लगाइए। भाजपा कह रही है कि हम तो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं ना आपदा में। देखिए उनका काम कहीं पर नहीं है रवि जी, उनका काम तो धरातल में दिख रहा है ना। क्या जान माल का नुकसान रोक पा रहे हैं क्या? और सिर्फ ये कहना कि प्राकृतिक आपदा बोल के नहीं आती, तो ये इसी से बचना चाह रहे हैं। ये तो इसको ढाल बना के बैठे हुए हैं कि प्राकृतिक आपदा बोल के नहीं आती, और हम जो कार्य कर रहे हैं, हमसे पूर्व किसी ने अच्छा काम नहीं करा, हमसे पूर्व किसी ने इससे अच्छा आपदा प्रबंधन नहीं करा। यही तो इनका अहंकार है। हम क्या कह रहे हैं, आप विपक्ष की बात मत सुनिए, कम से कम जेपी मैठानी जैसे बुद्धिजीवी अच्छा ठीक है, उनकी बात तो सुन लीजिए। मैं मैठानी जी पे जाऊंगा अभी, पर राजेश जी से इस पर जवाब दे दीजिए। एक्चुअली विपक्ष को दिक्कत ये है कि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं इस विभाग को, इसको अलग से सेपरेट कर दीजिए। रवि भाई देखिए, एक तो यहाँ पे किसको विभाग देना है, किसको नहीं देना, ये जीते हुए जनता द्वारा चुने हुए लोगों के पास इसकी जिम्मेदारी होती है किसको देना नहीं देना है। मैं निवेदन करूंगा केदार घाटी में उपचुनाव है, ये सीट वहां से जीत जाए और पार्टी में इनको हम संगठित कर लेंगे और आपदा इनको दिलवा देंगे। ये 70 विधानसभाओं में नकारा मुख्यमंत्री है आपका, क्यों नहीं मान रहे इस बात को? नहीं काम कर पाए वो। अच्छा बोलने का काम मत करो। क्यों नहीं कर पाए वो काम? आपकी बात सुनिए, आप बताइए ना, बोलने का काम मत करो। आप बताइए, आप नसीहत मत दीजिए ना, कौन पार्टी क्या करेगी नसीहत मत दीजिए। आप मैं जवाब देता हूं। आप नसीहत मत दीजिए, आप नसीहत मत दीजिए, कार्यालय के नेताओं से कर रहे हैं आप नसीहत मत दीजिए। आप लोग अपने आपदा प्रबंधन में मुख्यमंत्री नकारा साबित हुए हैं, ये बात आपको स्वीकारनी पड़ेगी। आपको ये स्वीकारनी पड़ेगी, आपदा प्रबंधन में मुख्यमंत्री नकारा साबित हुए इस प्रदेश में। बोलते वो प्रचार करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर जान माल की हानि हो रही है, और आज यहाँ पर उनकी बढ़ाई करने में लगे हुए हैं। अच्छा दीपक जी, क्या विडंबना है? अपने समय पे बात करो। दीपक जी एक मिनट, आप नसीहत मत दीजिए ना। आप कौन होते नसीहत देने वाले? नहीं, आप कौन होते नसीहत देने वाले विपक्ष को? दीपक जी मैंने आपका सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं? लगातार उनका विभाग प्रश्न, लगातार उनका विभाग, मुख्यमंत्री का ये आपदा प्रबंधन विभाग लगातार प्रश्नों के दायरे में है, विपक्ष लगातार प्रश्न कर रहा है। रवि भाई मेरी बात अगर पूरी होने दीजिए। अगर साबित हुए तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आज बुराई के लिए आप हमसे डाल रहे हैं, एक दूसरे में बहसबाजी नहीं, एक सेकंड आप उस पर जवाब दे दीजिए जो मैंने सवाल किया। नसीहत कैसे दे रहे हैं? ठीक है दीपक जी, आप जवाब दीजिए, नसीहत मत दीजिए। हाँ ठीक है, आप जवाब मैं यही बोल रहा हूँ, यूकेडी पार्टी वो पार्टी है जो अभी नसीहत मत दीजिए। नकारा मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं वो आपदा प्रबंधन में, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। अरे ठीक है एक मिनट, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समय का ये जो जंगल लगाइए, ध्यान लगाइए, जो जंगल जमीन की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जो जंगल जमीन की बात करते हैं, झूठे लोग हैं। प्रचार की जिम्मेदारी नहीं दी इस प्रदेश में आपको, ये मानना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता दूं, ये जो जल जंगल जमीन का झूठा राग अपनाते हैं, आप मुख्यमंत्री जी को समझाइए। अच्छा ठीक है, आप अच्छा दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी और क्योंकि मेरे पास उनसे नहीं संभल रहा है, मेरे पास समय नहीं है। दीपक जी रवि भाई, राजेश जी मेरी रिक्वेस्ट रवि भाई करिए प्लीज, मेरी 30 सेकंड में बात होनी है, जल्दी कीजिएगा। ये यूकेडी के साथ ही जो जल जंगल यूकेडी के साथ क्या होता है? 70 विधानसभाओं में, आप आपदा 70 विधानसभाओं के अंदर इनके पास 70 कैंडिडेट नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रधान जीत नहीं सकते। चलिए ठीक है, दीपक राव जी समझाइए, इसी में है, प्रदेश की समझाइए, जनता ने लात मार के भगा रखा है। आप समझाइए इनका हाल। अच्छा ठीक है, समय नहीं, एक मिनट आने वाले 2027 में एक मिनट दीपक जी, घर का कुत्ता भी काटेगा। दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है सर प्लीज, कोई समय नहीं है, मैं जेपी मैठानी जी पर जा रहा हूँ। आज का मैं मुख्यमंत्री जी को दीजिए। एक सेकंड, आज का फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। आपदा जैसा मुद्दा है उस पर मैं एक्सपर्ट कमेंट ले रहा हूँ। जेपी मैठानी जी, जिस तरीके से आपदा पर आपने अभी कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें बताई थी, लेकिन इस पर एक सुझाव के तौर पर आपका फाइनल कमेंट मुझे चाहिए।
मैठाणी जी सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। मैठाणी जी आपका फाइनल कमेंट ले रहा हूँ आज आपदा के एक सुझाव के तौर पर। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है, वहाँ पे जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है उसमें एक चैप्टर होता है माइक्रो प्लानिंग एंड पीआरए, और उस माइक्रो प्लानिंग पीआरए के चैप्टर में एक अंग होता है आपदा प्रबंधन। लेकिन आपदा प्रबंधन एज ए होल एक पूरा नया सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ आईएएस के भरोसे ठीक नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि सरकार 13 के 13 जनपदों में आपदा प्रबंधन के विशेष सेल बनाए और उस विशेष सेल में स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी रहे, और समय समय पर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसकी मॉनिटरिंग करे, और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ पहले और बाद में क्या परिवर्तन हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट करके देश और दुनिया के सामने रखे, तो उत्तराखंड प्रदेश सारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि साउथ एशिया में अच्छा नाम बनाएगा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। लेकिन बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, किसके पास इतनी पॉलिटिकल विल है जो इस पे काम करे। और जब हमारे यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो इंटेलेक्चुअल मास है उसको सबसे पहले ये करते हैं कि उसको दूर कर देते हैं। जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, यूसैक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जीएमएमसी को खत्म कर दिया। उसकी जगह आईटी पार्क में नया ऑफिस बनना है लैंडस्लाइड कंट्रोल मिटिगेशन का। लेकिन इनके बीच तालमेल होना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की मैठाणी जी कि तालमेल होना जरूरी है। जिन जिलों की आपने बात की और खासतौर पर उत्तराखंड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपदा के लिहाज से। मैं सभी मेहमानों को शुक्रिया करूंगा, राजेश जी, प्रमोद कपरान शास्त्री जी, दीपक रावत जी, जेपी मैठाणी जी, आपने अपनी अपनी बात रखी।